सो गर्ल्स, हम लोग न्यू टॉपिक करने वाले थे। हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड बैंकिंग सिस्टम। मैंने आपसे बात करी थी कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं किनके थ्रू हम लोग जो है ऑटोमेटिकली पेमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वेरियस ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप लोगों ने इनमें से जो पॉपुलर हैं वो सुने होंगे नाम, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। सो ये ऑप्शंस तो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो हम लोग ये डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं कि इसके अलावा जो भी आपने नाम नहीं सुने, क्योंकि हम बेसिकली डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में या एटीएम के बारे में ही हमें पता है। इसके अलावा बहुत और चीजें भी हैं, पर सुना होएगा, देखा होएगा, बट एग्जैक्टली याद नहीं होएगा। सो उन चीजों को डिटेल में करते हैं। फर्स्ट वन, उन्होंने जो आपसे बात करी है यहाँ पे लिखा है, वो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है, EFT में ही इधर ब्रैकेट में लिख लो NEFT, नेफ्ट और RTGS, ये भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, पर हम इसको अभी यहाँ पे इसको लग भी पढ़ेंगे नेफ्ट और RTGS को, पर आप लिख लो कि जो नेफ्ट और RTGS हैं वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन कौन से फंड ट्रांसफर आप लोग जो है वो कर सकते हो, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली। आप लोगों को खुद जाने की जरूरत नहीं है बैंक में, या फिर मैं बोलूं कि आप बार बार किसी पर्सन के पास उसको पैसा पेमेंट करने के लिए नहीं जा रहे हो। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सिर्फ आपको एक बार बैंक को कमांड देनी है, एक बार सिर्फ बैंक को बताना है कि मेरे भी हाफ के ऊपर ये पेमेंट आपने करनी है, दैट्स इट। उसके बाद बैंक जाने और जिसने पेमेंट देनी है वो जाने, अपने आप जो है मेरे बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सो ये जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा है, ये किसका है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का। मीनिंग पढ़ते हैं, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। इजीली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल, चीफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दी हैं उन्होंने, फर्स्ट वन और सेकंड वन, डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट। बच्चे, जब मैं बात कर रही हूँ ना डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट, इट मीन्स कि बैंक अपने आप आपके पैसा जो है रिसीव कर लेगा। बैंक आपको पूछेगा नहीं कि इस पर्सन ने आपको पेमेंट करी है, मैं रिसीव करूं या ना करूं, आपसे नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। कौन कौन से बच्चे एग्जाम्पल लिखी है आप देखिए, डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कमीशन, सैलरी, पेंशन। जब मान लो आपको सैलरी आई, आपके पापा के अकाउंट में, मदर अगर वर्किंग है तो उनको अगर पैसा आता है, तो क्या बैंक उनको बार बार मैसेज करके पूछता है कि मैं पैसा रिसीव करूं या ना करूं? नहीं पूछता ना, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट पैसा ऐड हो जाता है ना। सो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सैलरी एग्जाम्पल है, जब पेंशन महीने बाद आएगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट अगर मिलता है, चाहे वो डिबेंचर के ऊपर मिलता है, चाहे डिविडेंड शेयर्स के ऊपर मिलता है, तो वो भी अपने आप आपके अकाउंट में, जैसे दूसरे पर्सन ने भेजा मेरे अकाउंट में, वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है, वो कोई पर्सन दूर से चल के आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने नहीं आया। वो अगर लुधियाना में, दिल्ली में, बॉम्बे में बैठा है, तो वहीं पे बैठा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है डायरेक्ट डेबिट। कोई पर्सन जिसको पैसा चाहिए, उसको उसी प्लेस के ऊपर बैठे बैठे हम वहां पे पैसा ट्रांसफर कर देंगे, डायरेक्टली वो पैसा चला जाएगा। बार बार आप लोगों को वहां पे विजिट करने की या वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल लिखी है, अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हमारे घर वाले क्या करते हैं, बैठे बैठे गूगल पे निकाला, ठीक है, या फोन पे निकाला, हमने एंट्री करी, ठीक है, जो भी बिल का हमने कोड नंबर वगैरह जैसे भी डाला, तो पेमेंट हो गई। जैसे कनेक्ट का बिल हम पे करते हैं, मोबाइल बिल पे करते हैं, अगर लोन पे करना है, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कोई मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, एनीथिंग, कुछ भी पेमेंट कर रहे हो जो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, मतलब आप विजिट नहीं कर रहे हो। हम बहुत सारी पेमेंट करते हैं, सो ऑन, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे कि आप लोगों ने अगर टिकट बुक भी करानी है, जैसे हम जाते हैं ना मॉल, सॉरी मॉल बोल रही हूँ, पीवीआर वगैरह में मूवी देखने के लिए, तो हम घर से बैठे ही वहां पे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, हमें टिकट मिल जाती है। अगर मैं कोई और पेमेंट करना चाहती हूँ, अगर ये तो टिकट की एग्जाम्पल हो गई ना,
किसी तरीके से, सीट बुकिंग की एग्जांपल हो गई। इसके अलावा आपने फोन बिल पे करना है, कुछ भी और पेमेंट करनी है, क्योंकि डेबिट की जब बात कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं पेमेंट की बात कर रही हूँ कि आपने कुछ पे करना है। तो अगर कुछ भी पे करना चाहते हो, किसी भी फॉर्म में पे करना चाहते हो, तो कहते हैं ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसा जाएगा और दूसरे के अकाउंट में जिसको भी आप देना चाहते हो उसको वो पैसा मिल जाएगा। सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गर्ल्स, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, यानी कि पर्सनली आपको विजिट नहीं करना। कहीं पे भी ट्रांसफर करना चाहो, किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहो, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपका आता है द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ। एडवांटेज क्या है? अगर मैं घर बैठे मैं पेमेंट कर सकती हूँ, घर बैठे मैं इंस्टॉलमेंट पे कर सकती हूँ, ब्याज पे कर सकती हूँ, तो मुझे फायदा क्या है? एक तो ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट हो जाएगी। हमें पता है ना, अगर आप लोगों के फोन में फोन पे या फिर गूगल पे है तो आपको ऑटोमेटिकली एक इंडिकेशन दे देता है कि आज आपका बिल ड्यू है, आप आज पे कर दो, तो आप बैठे बैठे 2 मिनट में पे कर देते हो। अगर आपको हो कि स्पेशल आपने कहीं पे जाना है और वहां पे बैंक में जाके पेमेंट करनी है, तो हो सकता है कि अगर रेनी सीजन है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है तो आप ना भी विजिट कर पाओ, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में ड्यू डेट के ऊपर ही पेमेंट होगी। नो लॉस इन ट्रांजिट। आप घर से जा रहे हो, पैसा पॉकेट से गिर गया, रास्ते में आपका खराब हो गया पैसा, या चोरी हो गया, गिर गया, कुछ भी बोलो, तो यहाँ पे कहते ऐसा कुछ भी ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसफर करने में पैसा आपका लॉस नहीं होएगा। इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा चोरी होने वाली है, तो आप डायरेक्टली पैसा जो है वो ट्रांसफर कर देते हो। नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल आप ले सकते हो। एफर्टलेस ट्रांजैक्शंस। अगर घर से स्पेशल निकलना पड़ेगा, वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, देन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको एफर्ट्स तो लगेंगे, बट यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो इजीली आप जो है अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और लास्ट में लिखा है नो एक्सपेंसेस ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस। कहते हैं अगर आप लोग स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड लेटर्स जो आप लोग भेजते हो, मेल्स भेजते हो, इस तरीके से आपका इस चीज के ऊपर भी कोई खर्चा नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि घर बैठे कैसे आप पैसा ट्रांसफर करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट वन आपका आता है, जो आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। बच्चे प्लीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बच्चे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन 100% आना है, मैं आपको बता रही हूँ। 1 मार्क में एटीएम की डेफिनेशन मैंने पूछनी है कि एटीएम की फुल फॉर्म बता दो। तो आप लोग पता नहीं कौन कौन सी डेफिनेशन तब लिखते हो, तो प्लीज ये डेफिनेशन पढ़ लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो एटीएम क्या है, यहाँ पे फोटो बनाई है, आपने वैसे भी देखा होगा, इस पे वर्किंग भी देखी होगी, और आपने यही यहाँ पे पढ़ना है कि मनी आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। और आपको पता होगा, आप जब एटीएम में जाते हो वहां पे तो पहले अपना कार्ड इंसर्ट करते हो। ठीक है, देन जो भी अवेलेबल ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, क्योंकि अगर मैं आईसीआईसी बैंक की बात करूं या फिर मैं पीएनबी की बात करूं या एचडीएफसी बैंक के एटीएम की बात करूं, तो इनकी थोड़ी सी ऑप्शंस में डिफरेंस होता है कि कोई पहले ऑप्शन आती है, कहीं में कार्ड इंसर्ट करने के बाद ऑप्शंस आती है, या कहीं में पिन कोड लगाने के बाद ऑप्शंस आती है। तो वो अलग अलग एटीएम का फंक्शन है, बट करते तो सेम काम ही है ना, कि पहले कार्ड इंसर्ट करा, उसके बाद ऑप्शंस पहले दी या बाद में दी। तो ये चीज में कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो जस्ट आप ये देख लो कि कार्ड इंसर्ट करने के बाद आप लोग जो है पिन कोड लगाते हो। ठीक है, आपका उसको क्या कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, वो होता है आपका 4 डिजिट का नंबर होता है, आप उसको एंटर करते हो। देन आप उसके बाद पेमेंट कराना चाहो तो पेमेंट कर भी सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर आप लोग पैसे निकलवाना चाहो तो निकलवा भी सकते हो। 24 आवर्स ये मशीन चलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन के टाइम आप पैसा निकलवा सकते हो, रात में बंद हो जाता है, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आप लोगों का एम्प्लॉय का जो काम है ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस हो जाता है। यही लोग, अगर मान लो एटीएम जब नहीं थे, हमें क्या करना पड़ता था, स्पेशली बैंक में जाना पड़ता था, बैंक्स में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि पहले तो उनका लंच ब्रेक हो जाती थी, फिर 4-5 बजे बैंक बंद हो जाता था, तो उससे पहले पहले आपको सारा काम करना पड़ता था।
तो ये चीजें थी। अब कहते हैं उनका काम हाफ हो गया है कि अब कोई बहुत हम कहें कि पेंशन लेने वाले हैं या जिनकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है या कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिर्फ वही विजिट करते हैं बैंक्स में। अदरवाइज बाकी सारा जो काम है, चाहे पेमेंट करनी है, रिसीव करनी है, वो आपको ऑनलाइन एप्स के थ्रू या एटीएम के थ्रू ये काम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये पॉपुलर भी ज्यादा हो रहा है नाउअडेज। हर किसी पर्सन के पास, हर किसी के पेरेंट्स के पास एटीएम कार्ड तो मतलब है ना, वो उसको यूज करते हैं, एटीएम को, मशीन को यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड में आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, जो कार्ड इंसर्ट करते हो, हमने यहाँ पे कार्ड की बात करी थी, वो कार्ड डेबिट कार्ड भी हो सकता है, वो कार्ड क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। बट मैंने ये बताना था कि ये तो मैं एटीएम मशीन की बात कर रही थी ना, अब मैं बात कर रही हूँ डेबिट कार्ड की। So please girls note there is the difference when I'm talking about ATM, it means मैं मशीन की बात कर रही हूँ। वो मशीन कैसे चलेगी, उस मशीन का क्या पर्पस है, क्या फंक्शनिंग है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेबिट कार्ड, इट मीन्स मैं प्रॉपर एक कार्ड की बात कर रही हूँ कि उस कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका जो नंबर लिखा होता है, ये सीवीवी नंबर लिखा होता है। तो मैं सिर्फ एक कार्ड की उसकी बात कर रही हूँ। अब ध्यान से पढ़ते हैं। डेबिट कार्ड इज इश्यूड टू अ कस्टमर इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। डेबिट कार्ड आपको इशू होता है, मैंने कल भी ये आपको एग्जांपल बताई थी, आपको बताया था डिटेल में कि डेबिट कार्ड तब इशू होता है अगर आपके बैंक में पैसा है तो। लिखा है ना इन्होंने यहाँ पे लाइन, इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो पैसा, जो अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, उसके बदले में आपको डेबिट कार्ड मिलता है। लेट सपोज आपके बैंक में 0 बैलेंस है, कोई पैसा नहीं है, बट स्टिल आप पैसा निकलवाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड। आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो डेबिट कार्ड आपको कब इशू किया जाता है, जितनी मनी आपके बैंक में डिपॉजिटेड है उसके लिए, या उसको निकलवाने के लिए, अमाउंट को निकलवाने के लिए। सो द कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, आप लोग जाते हो मॉल में, कहीं पे भी आप डेबिट कार्ड ही यूज करते हो, इमीडिएटली आप पेमेंट कर देते हो, परचेज कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, सो डेबिट कार्ड आप लोग है मतलब आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप इमीडिएट कैश ट्रांसफर कर दो, आपको कैश को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जस्ट ये है कि टर्मिनल फैसिलिटी जो है सेलर के पास होनी चाहिए। जैसे ये नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो काफी शॉप, मॉल नहीं मैं कह सकती, बट शॉप ऐसी थी जिनके पास वो टर्मिनल फैसिलिटी नहीं थी। हम कहते हैं ना वो एटीएम मशीन, छोटी सी मशीन, हैंड मशीन, जिसमें वो हमारा इंसर्ट करते हैं कार्ड और हमारी पेमेंट होती है शॉप पे जाके। कईयों के पास वो मशीन नहीं थी और उनको बहुत दिक्कत आती थी पेमेंट करने में या रिसीव करने में। अब कहते हैं ऑलमोस्ट हर पर्सन के पास, हर शॉप, पर्सन ही मैं बोल सकती, सॉरी, बट हर शॉप पे, हर मॉल में, हर जगह पे वो मशीन अवेलेबल है। बस वो सेलर के पास अगर ये टर्मिनल फैसिलिटी है ना, तो आप पेमेंट कर सकते हो कार्ड के थ्रू, अदरवाइज कार्ड के थ्रू अदर पेमेंट नहीं हो सकती। सो थ्रू दिस मीडियम मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ द परचेजर, आपके अकाउंट से सेलर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। With the help of debit card, money can be withdrawn from ATM। अब आपको एग्जांपल समझ में आ गई कि जो एटीएम में यहाँ पे बात कर रही थी, अब इस एटीएम की हेल्प से या इस एटीएम को यूज करके डेबिट कार्ड यहाँ का इंसर्ट करके मैं पैसा निकलवा सकती हूँ। तो ये कार्ड है, ये मशीन है। ध्यान से इसको पढ़िएगा, इंटरचेंजेबल इसको यूज मत कर लेना कहीं पे। चलो तो आगे बात करते हैं डेबिट कार्ड की। बच्चे डेबिट कार्ड होता क्या है? डेबिट कार्ड आपका है, सॉरी क्रेडिट कार्ड, आई एम सॉरी, क्रेडिट कार्ड है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बट स्टिल बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप ओवर ड्रॉन कर सकते हो, आप ज्यादा पैसा निकलवा सकते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। अ बैंक इशू अ क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉय गुड रेपुटेशन। जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिन हमें लगता है कि ये पर्सन कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे पेमेंट में, या हम कहें कि वो बिजनेसमैन हैं, उनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं। अब तो वैसे बैंक ने, मैं ये एग्जांपल क्योंकि लिखा है तो समझा रही हूँ, अदरवाइज जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, अगर उनके अकाउंट में 2-3 लाख रुपया भी है, तो हम भी अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लेना चाहें तो हमें भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में जो है, या आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है बैंक की वो मीट आउट करते होने चाहिए। और बैंक आपको इतनी नहीं फैसिलिटी दे देगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख है और आप लोग भी 3 लाख ओवरड्रॉन कर लेना, नहीं। बैंक जितने अकाउंट में पैसे हैं, उनको लगता है कि जितनी आपकी रेपुटेशन है या फाइनेंशियल पोजीशन है,
उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अलाउ करता है कि आप इतने पैसे निकलवा लेना। ठीक है जी। सो यहाँ पे लिखा है अ बैंक इश्यूज अ क्रेडिट कार्ड टू दोज कस्टमर जिनकी गुडविल या जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कस्टमर शुड हैव मनी इन द बैंक इन ऑर्डर टू गेट क्रेडिट कार्ड। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड नहीं है, स्टिल आपको फैसिलिटी चाहिए तो बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा निकलवाना। फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में 1 लाख रुपया है और मैं 1.5 लाख निकलवाना चाहती हूँ, दैट एक्सेस में जो 50,000 है वो मेरा यहाँ पे क्या है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड द होल्डर कैन बाय गुड्स एंड ऑब्टेन सर्विसेज। ऑफ कोर्स यस, कि अगर मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं ज्यादा पैसा निकलवा सकती हूँ, तो चाहे उस पैसे से मैं बाद में कुछ भी करूँ, ठीक है, मैं गुड्स खरीदूं या मैं बेचूं या सर्विसेज दूं, तो मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द इशुइंग बैंक, नेम ऑफ द होल्डर, फॉर एग्जाम्पल मी, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जैसे बैंक का नाम, मेरा नाम, ठीक है, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है या मेरी कोई आइडेंटिटी है, डेट ऑफ वैलिडिटी है, ये सारा कुछ कार्ड के ऊपर लिखा होता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग द मनी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक। अब ये चीज जो उन्होंने लास्ट टाइम लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर, फॉर एग्जांपल आपकी बात करूं या मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं मनी डिपॉजिट कराऊंगी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक। जैसा मेरा बैंक के साथ एग्रीमेंट होएगा, अगर बैंक बोल रहा है कि आप हर महीने इतना पैसा वापस करोगे, तो मुझे करना पड़ेगा। 10,000 बोले, 5,000 बोले, तो ये डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको वापस भी करना पड़ेगा। बैंक ने आपको फ्री खाते में ये नहीं बोल दिया कि भी आप जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा निकलवा लो और निकलवाते जाओ, वापस ना करो, ऐसे तो नहीं होता ना, वापस करना पड़ेगा। सो उन्होंने ये लिखा है कि कैसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक, कि बैंक आपको कैसे बोलता है पैसा वापस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो सामने टूल किट लिखी है, इसको एक बार देख लेते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। अगर इन शॉर्ट आपने एक लाइन याद करनी है डेबिट कार्ड क्या है, सो आपको ये पूछा जा सकता है, सॉरी आप बता सकते हो। It refers to a plastic card that allows a bank to take money from customers account और उसको ट्रांसफर करना sellers account। डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, कस्टमर कैन बाय नाउ एंड पे बैक। आप अब आज पे कर, सॉरी खरीद लो कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बोला कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, मैंने 5 लाख की चीज खरीद ली, वर्ड ध्यान से सुनो, खरीद ली चीज, कितना का बैलेंस आ गया, अभी 4 लाख तो मैंने बैंक को देने हैं ना, तो ये क्या हुआ, बाय नाउ, कि अब खरीद लो, और जो पैसा है दैट यू कैन पे लेटर ऑन। बाय नाउ पे लेटर ऑन, ये चीज है। तो ये इन्होंने एग्जांपल लिखी है कि कस्टमर अभी खरीद सकता है और जो लोन अमाउंट है वो बैंक को लेटर या फ्यूचर डेट में वो वापस कर सकता है। वो कैसे करेगा, वो बैंक के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो एक चीज बताने वाली थी बीच में रह गई है, वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख लो साइड पे, व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक मनी, और प्लास्टिक कार्ड क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है। तो घबराना नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है, हमें तो पता नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है बुक में। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपकी प्लास्टिक कार्ड्स भी है, ये आपकी प्लास्टिक मनी भी है। ठीक है। सो ये आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारा है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि टेली बैंकिंग क्या होता है, टेलीफोनिक बैंकिंग। मैं टेलीफोन के थ्रू जो भी आप काम करते हो, ठीक है, आप हमारे घर में अगर आपका कोई पैसा विड्रॉ कराता है, ठीक है, तो आप इजीली क्या कर लेते हो, आपके बैंक का सॉरी फोन पे मैसेज आ जाता है, आपने बैलेंस चेक करना है, आप क्योंकि कस्टमर केयर नंबर होता है हमारे पास, तो हम एंटर करते हैं तो हमें फोन पे बैलेंस पता चल जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। कुछ भी और करना चाहें, ठीक है, अगर कोई बैलेंस वगैरह, तो मिनी स्टेटमेंट तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ये सब कुछ चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करा रहा है या आप किसी के अकाउंट में करा रहे हो, तो मैसेज के थ्रू आप लोगों को या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको सर्विस मिल जाएगी। ये तो ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल पढ़ लो, बस यही इन्होंने लिखा है सेम कि टेली बैंकिंग है क्या, कि अगर आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन के बारे में जानना चाहो, तो आप कभी भी देख सकते हो अपने फोन पे राउंड द क्लॉक, कभी भी, यानी कि 24 आवर्स ही आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि रात को मैसेज करोगे तो आंसर नहीं करेंगे वो, सो आपको वहां पे भी जो है रिप्लाई मिल जाएगा। सो नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
कोर बैंकिंग। बच्चे कोर बैंकिंग क्या होता है? कोई भी बैंक, पहले बात सुनो, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है, तो आपको फिर पढ़ते टाइम थोड़ा इजी लगेगा। पहले होता क्या था कि अगर मैंने कोई पैसा ट्रांसफर करना है या कुछ भी करना है तो मुझे अपने बैंक अकाउंट में ही जाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट है पीएनबी में, ठीक है, जलंधर ब्रांच में है। सो कुछ भी करना है तो मुझे जलंधर ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। मैं इधर ही जाके पैसा लूंगी, इधर ही जाके पैसा ट्रांसफर करूंगी और किसी बैंक के थ्रू मुझे ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हर बैंक, हर ब्रांच अपना अपना काम करती थी, उनका दूसरों के साथ कोई लिंक नहीं था। तो कहते हैं ऐसे कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी कि इफ समवन इज लिविंग इन जलंधर और वो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए अमृतसर चला गया है, तो पैसे निकलवाने या कुछ भी करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसको जलंधर में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेस हैं आपस में लिंक्ड नहीं थी। मैं बहुत पहले की बात करी, क्योंकि अब तो कोर बैंकिंग आ चुका है। फिर कहते हैं कि ये उन्होंने फिर इसको सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया। पहले क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड, कि हर बैंक अपना अपना देख रहा है। अब सेंटर बना दिया कि मान लो ये सीबीएस ब्रांच है किसी भी बैंक की, अब कोई भी ब्रांच ओपन कराओगे आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। सीबीएस का मतलब कि एक जगह पे आपका सिस्टम जो है, आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। आप किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी आप कराना चाहो, पासबुक में एंट्री कराना चाहो, आप करा सकते हो। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो चुका है, ठीक है। सो ये चीज है, इसको हम लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसको सीबीएस कहते हैं। तो सीबीएस फॉर 2 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। CBS is that banking system which makes banking convenient by changing the status, ध्यान से सुनिएगा, changing the status of a customer from customer of a branch to customer of the bank। क्या बोल रही हूँ? कस्टमर ऑफ अ ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक। कि पहले आप सिर्फ एक ब्रांच, जैसे मैंने पीएनबी की एग्जांपल दी, पहले मैं सिर्फ इसका कस्टमर थी जलंधर में, क्योंकि बाकी तो मुझे जानते ही नहीं थे। बाकी ब्रांच में जाती थी तो मैं ट्रांसफर कर ही नहीं पाती थी, तो क्या मैं उनकी कस्टमर थी? नहीं, मैं सिर्फ अपनी ब्रांच की कस्टमर थी। अब उन्होंने कहते हैं इन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया है, ब्रांच कस्टमर ऑफ अ ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक, कि अब वो बैंक आपको कहीं पे भी दिखे। पीएनबी जलंधर जो है, अगर वो पीएनबी चंडीगढ़ है, पीएनबी वो कहीं दिल्ली में भी है, तो मैं वहां से भी अपनी ट्रांजैक्शन जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं पासबुक पे एंट्री कराना चाहूँ तो मैं करा सकती हूँ, ठीक है। सो अब क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड हो गया है। अब मैं सिर्फ एक ब्रांच का कस्टमर नहीं रही हूँ, एक बैंक का कस्टमर हूँ। तो वो बैंक कहीं पे भी दिखेगा तो मैं वहीं से ट्रांजेक्शन करा सकती हूँ, ठीक है। सो इन दिस सिस्टम, या इन दिस सिस्टम अ कस्टमर बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, ध्यान से, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मीनिंग ये लिखा है प्रॉपर्ली, आपको समझ में आ जाएगा। A customer by opening bank account in one branch can operate the same account in all CBS branches of the same bank anywhere across the country। बहुत सारी बातें करी है इन्होंने बीच में, कि आप एक ही बैंक में ओपन कराओ अपना अकाउंट, फिर उसके बाद सेम बैंक आपको कहीं पे भी दिखे अक्रॉस कंट्री, आप वहां से अपना सेम अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर सबको? सो ये है अब सीबीएस। पहले इसका मतलब ऐसा नहीं था, पहले आप सिर्फ एक ब्रांच है तो उसी ब्रांच के ही कस्टमर थे। It is immaterial with which branch of the bank the customer deals with, कि आप किस ब्रांच के साथ डील करते हो या किस ब्रांच में आपने ओपन कराया है अपना अकाउंट, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आप क्या हो? एक सीबीएस ब्रांच के आप कस्टमर हो। आपको एक, उन्होंने बोला है कि यूनिक आईडी दे दी जाएगी। यूनिक आईडी मतलब एक नंबर दे दिया जाएगा, वो नंबर आपकी सारी ब्रांचेस में उस सेम बैंक में सेम रहेगा। So it will identify a customer as a privileged CBS customer, which give a customer the ease of opening any account with any CBS branch without necessitating fresh photographs and introduction। आपको हर बार उनको इंट्रोडक्शन, अपनी फोटोग्राफ, आधार कार्ड दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार आपको यूनिक आईडी, यूआईडी, जिसको हम ऐसे लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि यूआईडी आपको यूनिक दे दी जाती है, आप हर जगह पे वो सेम यूज कर सकते हो, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मीनिंग समझ में आ गया? ज्यादा नहीं समझ में आया तो ये जरूर लिख देना कि ये आपका मीनिंग है, या यहाँ तक आप लोग जरूर लिख देना, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता ये, ठीक है। सो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि फैसिलिटीज अवेलेबल। आपको कौन सी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है? फर्स्ट वन लिखी है कैश विड्रॉल फैसिलिटी
फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ सीबीएस ब्रांचेस। ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया कि आप कहीं से भी पैसा निकलवा सकते हो। सेकेंडली, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स अक्रॉस दी कंट्री अंडर सीबीएस ब्रांचेस, इजिली आप लोग ट्रांसफर भी कर सकते हो। पासबुक को अपडेट कराना है, उस पर एंट्रीज करानी है, तो आप कहीं से भी करा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा अकाउंट जहाँ पे था मैं सिर्फ वहीं से जो है अपनी एंट्रीज करा सकती हूँ, अदरवाइज एंट्रीज अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको कोई भी हम कहें कि नुकसान नहीं हो सकता। और लास्ट, आपको इसका फायदा क्या है? फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट लिमिट कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर अक्रॉस द सीबीएस ब्रांचेस, कि जो आप लोगों को सीसीएल है आप लोगों की, अभी डिटेल में मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि जो भी आपकी सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट लिमिट है वो भी आप लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन अक्रॉस द ब्रांचेस वो सेम ही रहेंगे आपके। यहाँ तक आपका एक मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना है, आप पूछ सकते हो। हाँ जी,